हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के साथ ही ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक और वीडियो किया है, जो जिस वीडियो को इस ये थंबनेल है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को नोट्स के जरिए एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का यूज कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक की मदद से पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें, चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या हो रहा है। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पहेली और बूझो हैं, वो अपने अंकल के घर पर गए हुए हैं। वहां पर वो समर वैकेशन के दौरान गए हैं, तो गर्मी की छुट्टी चल रही है, वो वहां पर घूमने गए हैं। वहां पर जो उनके अंकल हैं वो एक फार्मर हैं, खेती का काम करते हैं, किसान हैं, ठीक है। एक दिन ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, कुछ औजार देखते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं। जैसे कि खुरपी देखते हैं, सिकल देखते हैं, शॉवेल देखते हैं, प्लाव देखते हैं। इन सब चीजों को फील्ड में ये लोग देखते हैं। अब इन चीजों को देख करके यहां पर ये सोचते हैं, या फिर इनके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स कहां यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो भाई यही चीज आपको यहां पर जानना है, समझना है कि जो हमारे आसपास के समाज में एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, जिससे कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। मतलब एक प्रकार से शॉर्ट में आपको खेती का प्रोसीजर समझना है, एग्रीकल्चर को समझना है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। आगे यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमको सबसे पहले बताया जा रहा है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप सभी ने क्लास 7 में पढ़ा कि भाई प्लांट्स जो होते हैं उनको भी फूड चाहिए होता है, उनमें भी न्यूट्रिशन होता है। और इसके साथ ही जो एनिमल्स होते हैं उनको भी फूड चाहिए होता है, उनमें भी न्यूट्रिशन होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। कहता है कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट्स के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में, कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। कैसे पकाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए उनके शरीर में एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहां जो एनिमल्स होते हैं, जो कि हम एनिमल्स हैं, यानी मैं या फिर आप या फिर आसपास जितने जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, या फिर शेर हो गया, या फिर जितने भी ये सारे जीव जंतु हैं, ये सब जो हैं अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। तो फिर एनिमल्स कहां से भोजन लेते हैं। तो आपने ह्यूमंस में डाइजेशन या फिर ह्यूमंस में न्यूट्रिशन आपने पिछले साल पढ़ा है। इसी प्रकार से और भी जानवरों की वहां पर बात की गई थी। उसी प्रकार से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो एक तरीके से उसी प्रकार से अपना भोजन चलाते हैं, जैसा कि हमने पिछले साल पढ़ा था। मतलब कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन मिलता है। यहां पर यही चीज कहता है आगे, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और बोथ। कहता है कि देखो भाई, फूड हमें क्यों चाहिए। फूड हमें चाहिए ताकि हम अपने शरीर की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। हम लोगों को एनर्जी क्यों चाहिए। सबसे पहला तो एनर्जी चाहिए कि हमारे शरीर के अलग अलग जो फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो चलते रहें। जैसे कि हमारे शरीर में डाइजेशन होता रहे, हमारे शरीर में रेस्पिरेशन होता रहे, हमारे शरीर में एक्सक्रीशन होता रहे, हमारा ब्लड फ्लो करता रहे, हमारा हार्ट चलता रहे, ब्रेन चलता रहे, और साथ में हम लोग डेली जो एक्टिविटीज करते हैं उनको करने के लिए भी क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, जो कि हमें कहां से मिलता है, फूड से मिलता है। तो फिर फूड कहां से हमें मिलता है, फूड हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता है। जैसे कि कुछ फूड हम प्लांट से लेते हैं और कुछ फूड हम लोग एनिमल से लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्लांट से सब्जी, रोटी वगैरह हमें प्लांट से मिलता है। उसी प्रकार से जो दूध हम लोग लेते हैं, पनीर वगैरह होता है, घी होता है, या फिर जो मीट हम लोग खाते हैं या फिर अंडे खाते हैं, ये सब क्या है, हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहां पर बात क्या है, यहां पर बात यह है कि फूड हमें अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं, ठीक है। आगे यहां पर एक बात है जो कि यहां पर बूझो पूछ रहा है, कह रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। कहता कि देखो भाई, सभी लोगों को खाना जरूरत है,
हमारे समाज में जितने भी इंसान रह रहे हैं सबको खाना चाहिए, सभी जानवरों को खाना चाहिए। और हमारे देश में हमें पता है कि आज के समय में करीब 145 करोड़ की आबादी है। मतलब 145 करोड़ इंसान हमारे देश में रहते हैं और सब लोगों को फूड चाहिए। तो सब लोगों को फूड हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये चीज सोचने वाली बात है। इसी के लिए यहां पर हमारे सामने आ जाता है एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन। हम अनाजों का उत्पादन करते हैं जिससे कि यहां पर हम लोग फूड को बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। यहां पर पहेली यही की चीज कहती है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर फूड प्रोड्यूस करने की जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस करने की जरूरत है। यहां पर यही चीज कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। बहुत बड़े पॉपुलेशन को कंटिन्यूअसली फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले तो रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए कि भाई हर साल खेती हो, लगातार खेती के साथ हमारा अनाज प्रोड्यूस होता रहे। दूसरा, उसका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो। और तीसरा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कि जिन लोगों को फूड की जरूरत है उन तक फूड सही समय पर पहुंचाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या यहां पर शुरू करते हैं, हम लोग यहां पर क्रॉप के प्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो भाई क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेप्स हम लोग लेते हैं, उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एग्रीकल्चर, खेती। खेती मतलब क्या, हम लोग वहां पर क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसी चीज को समझते हैं। अब यहां पर देखिए बताता है कि 10,000 BCE तक, यानी 10,000 ईसा पूर्व तक, आज से करीब 12,000 साल पहले तक जो लोग थे, जो इंसान थे, वो नोमैडिक थे, मतलब कि घुमंतु थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, कहीं कुछ मिल गया, कोई फल मिल गया, फूल मिल गया तो खा लिया, किसी जानवर का शिकार करके खा लिया। तो इस प्रकार से लोग सरवाइव करते थे। आज के 12,000 साल पहले क्या हुआ कि उन्होंने खेती करना शुरू किया, और वहां पर वो जब खेती करने लगे तो वो एक जगह पर घर बना करके रहने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने राइस प्रोडक्शन शुरू किया, वीट प्रोडक्शन शुरू किया और दूसरे फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन शुरू किया। और इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है उसकी शुरुआत हुई, मतलब खेती की शुरुआत हुई इस प्रकार से। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है क्रॉप का डेफिनेशन। ये पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि भाई क्रॉप का डेफिनेशन क्या है। तो कहता है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब किसी भी एक जगह पर एक ही प्रकार के प्लांट को हम लोग बहुत बड़ी संख्या में उगाते हैं तो वो क्या होता है, उसी को हम लोग क्रॉप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक फील्ड में वीट के बहुत सारे प्लांट्स उगाए गए हैं। जैसे कि आपने कभी कोई खेत देखा होगा इस प्रकार का, तो ये खेत किस चीज का है, ये वीट का खेत है। तो भाई वीट का खेत है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर वीट का क्रॉप है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पर जितना भी क्रॉप आपको दिख रहा है, ये सारे जो प्लांट हैं वो किस चीज के हैं, वीट के प्लांट हैं। इसी प्रकार से अगर राइस का होगा, राइस क्रॉप होगा, तो हम क्या कहेंगे, क्या जानेंगे कि भाई सारे प्लांट्स किस चीज के हैं, राइस के हैं। इसी प्रकार से अलग अलग यहां पर हम लोग क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ गए कि भाई क्रॉप क्या होता है। आगे कहता है कि यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। बात यहां पर यह है कि देखो, जो क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं वो कोई एक प्रकार का सारा क्रॉप होता नहीं है। सभी क्रॉप्स में वेरिएशन होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि क्रॉप को उनके टाइप पर अगर हम लोग डिवाइड करें तो कुछ क्रॉप्स होते हैं सीरियल्स, कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं, कुछ फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, जिनसे कि हमें अलग अलग प्रकार का फूड आइटम हमें मिलता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से डिवाइड करें, यहां पर क्लासिफाई करें, तो जो यहां पर हमारे क्रॉप्स उगते हैं, कुछ क्रॉप्स जो होते हैं गर्मियों में उगते हैं, कुछ क्रॉप्स जो होते हैं सर्दियों में उगते हैं, कुछ क्रॉप्स होते हैं जो बरसात के सीजन में उगते हैं। तो इस आधार पर भी हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कि यहां पर हम लोग सीजन्स के आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे आसपास जो खेती होती है, क्रॉप्स उगते हैं उनका।
ठीक है। अब यहां पर देखिए कहता है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखो भाई यहां पर बात सिंपली क्या है कि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, इंडिया में बहुत सारा डिफरेंसेस है। हिमालय में जाओगे तो वहां ठंडा ज्यादा रहता है, पहाड़ी इलाका है। तुम यूपी में आओगे तो प्लेन इलाका है लेकिन गर्मी ज्यादा रहता है। तुम साउथ इंडिया में चले जाओगे तो कोस्टल रीजन है। इसी प्रकार से तुम प्लेटू रीजन में आओगे तो वहां पे अलग तुमको क्लाइमेट मिलेगा, अलग लैंड मिलेगा। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है इंडिया में। लेकिन फिर भी तुम यहां पर अगर देखो तो यहां पर तुम अगर इंडिया के क्रॉप्स को ब्रॉडली डिवाइड करने की कोशिश करो तो इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं हम लोग। दो टाइप्स के हमारे यहां क्रॉप्स उगाए जाते हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप, और इसके अलावा एक और तीसरा होता है जैद क्रॉप। उसके बारे में भी शॉर्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। खरीफ क्रॉप का मतलब क्या हुआ? खरीफ क्रॉप वैसे क्रॉप्स होते हैं जिनको कि हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं। रेनी सीजन कहने का मतलब क्या हुआ? रेनी सीजन में उगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जून से सितंबर के दौरान इसकी खेती होती है। जब यहां पर इंडिया में मॉनसून आ रहा होता है, मॉनसून का नाम आपने सुना होगा कि भाई मॉनसून की वजह से इंडिया में बारिश होती है। जब मॉनसून की शुरुआत होती है, जब बरसात की शुरुआत होती है, तब इन क्रॉप्स को लगाया जाता है। जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप है। जब बरसात की शुरुआत होगी तब इन क्रॉप्स को लगाया जाएगा, और जब ठंडा आ जाएगा, ठंडा का शुरुआत होने लगेगा, तब इन क्रॉप्स को काट लिया जाता है। तो ये क्रॉप्स कौन से हो गए? खरीफ क्रॉप हो गए। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आगे हमारे सामने है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में उगाया जाता है। विंटर सीजन मतलब क्या? अक्टूबर से मार्च, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब जब यहां पर विंटर सीजन की शुरुआत होती है, सर्दियों की शुरुआत होती है, हल्का हल्का सर्दी होता है, तब इन क्रॉप्स को लगाया जाता है। कौन से? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसिड वगैरह जो क्रॉप्स हैं, इनको हम लोग सर्दियों की शुरुआत में लगाते हैं। और जब यहां पर गर्मी आ जाता है, मार्च का समय आ जाता है, सूरज की रोशनी कड़ी हो जाती है, गर्मी धीरे धीरे आने लगता है, तब वहां पर ये अनाज पककर के तैयार हो जाते हैं और इनको हम लोग काट लेते हैं। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। और यही समर सीजन में जो हम लोग खेती करते हैं गर्मियों के दिन में, तो यहां पर इसी सीजन को हम लोग जैद सीजन भी कहते हैं, जो कि यहां पर आपको नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में आप जाइएगा तो वहां पर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जैसे कुकुम्बर हम लोग उगाते हैं, वाटरमेलन वगैरह उगाते हैं, तो ये जैद सीजन में गर्मियों में उगाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने है टॉपिक 1.2, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन करने के दौरान, खेती करने के दौरान, एग्रीकल्चर करने के दौरान कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, बेसिक स्टेप्स उठाए जाते हैं, वो चीज यहां पर हम लोग दिखाते हैं। अब यहां पर एक सवाल है जो कि आपके मन में भी आ सकता है कि भाई जो पैडी है उसको हम लोग विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते हैं, हम लोग रेनी सीजन में उसको क्यों उगाते हैं? इसी प्रकार से हमने कहा कि कुछ क्रॉप खरीफ क्रॉप होते हैं, कुछ क्रॉप रबी क्रॉप होते हैं, तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो इसका कारण है ना कि हर क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी क्रॉप को ज्यादा धूप चाहिए होता है, किसी क्रॉप को कम धूप चाहिए होता है, किसी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए, किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए, किसी क्रॉप को गर्मियों का धूप मतलब ज्यादा उसको हीट एनर्जी चाहिए, किसी क्रॉप को कम हीट एनर्जी चाहिए। तो इन सब डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग क्रॉप जो है अलग अलग सीजन में उगाए जाते हैं। जैसे पैडी की बात करता है कि पैडी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इस वजह से हम लोग इसको रेनी सीजन में उगाते हैं, हम लोग इसको विंटर सीजन में नहीं उगाते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड बाय आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। कहता है कि देखो भाई, जब हम किसी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, किसी क्रॉप की खेती करते हैं, तो उसको ग्रो करने के दौरान हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, बहुत सारे टास्क हम लोगों को करने पड़ते हैं, और ये आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में किया जाता है। सभी टास्क एक साथ नहीं होते हैं,
कुछ पहले होगा, कुछ बाद में होगा, कुछ दोनों के बीच में होगा। अलग अलग स्टेप यहां पर लिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खेती करने के दौरान ये टास्क करेंगे। अगर आप अपने घर में कोई प्लांट लगा रहे हैं, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हैं, तो वहां पर भी यही टास्क आपको करना होगा। ऐसा ही आपको टास्क देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये टास्क हम लोग देख लेते हैं, टास्क कौन कौन से हैं। तो सारे टास्क बताए गए हैं, और ये जो यहां पर टास्क हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो यहां पर कौन कौन से टास्क हैं? तो भाई ये सारे टास्क हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं खेती में? सबसे पहले एग्रीकल्चर में हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी जिस मिट्टी पर, जिस जमीन पर हमें खेती करनी है, क्रॉप्स लगाने हैं, उस जमीन को तैयार किया जाता है कि वहां पर अगर हम लोग सीड्स लगाएं, बीज लगाएं, तो वहां पर क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। उसके बाद बारी आती है दूसरे स्टेप की, जो कि है सोइंग। मतलब कि बीजों को लगाया जाता है, बीज को जमीन में लगाया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि जो ये बीज लगाए हैं, जिनसे प्लांट निकलने वाले हैं, इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। जैसे कि आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे कि आपको दूध पिलाया जाता है, आप लोगों को हो सकता है बॉर्नविटा या फिर हॉर्लिक्स या फिर इस तरीके की चीजें खिलाई जाती हों। आपके घर में लोग आपको बोलते हों कि रोटी तुमको ज्यादा खाना चाहिए, भरपेट खाना खाओ, पौष्टिक भोजन खाना खाओ। इस प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलती हैं, क्योंकि आपके शरीर को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो यहां पर प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और उसको देने के लिए यहां पर मेन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। इसके बाद यहां पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी भी चाहिए, तो इरिगेशन के जरिए हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है वीड्स से हम लोग प्लांट को बचाते हैं। ये क्या है, हम आगे अच्छे से बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। जब हमारा प्लांट पक करके तैयार हो जाता है, जब हमारा यहां पर जो क्रॉप है वो तैयार हो जाता है, तब उसको काटने छांटने का काम किया जाता है। तो ये हमारा हार्वेस्टिंग भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर उस अनाज को जब अच्छे से निकाल लिया गया खेत से, फिर उसको अच्छे से स्टोर करना भी जरूरी होता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सभी स्टेप्स को समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप यहां पर है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। तो यहां पर कहता है कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो क्रॉप उगाने से पहले होता है, क्रॉप को लगाने से भी पहले होता है। यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर सॉइल को तैयार किया जाता है, इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वहां पर क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि भाई बीज लगाने से पहले जो सॉइल है उसको टर्न करो और उसको लूज करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जब आप जमीन को देखिएगा, खेती वाली जमीन को जब कुछ समय छोड़ दिया जाता है, जैसे गर्मी के दिनों में मान लीजिए खरीफ क्रॉप लगा रहे हैं, खरीफ क्रॉप से पहले आया गर्मी का सीजन, वहां पर जमीन खाली थी, इस प्रकार से मिट्टी हो जाता है, बिल्कुल कड़ा हार्ड एकदम मिट्टी हो जाता है। तो उस हार्ड मिट्टी में सीड लगाएंगे तो प्लांट हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा और उसको बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहां पर इस सॉइल को तैयार किया जाता है। कैसे? तो इस सॉइल को यहां पर टर्न और लूज किया जाता है। कैसे? वहां पर हम लोग प्लाव का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आज के समय में ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए सॉइल्स को लूज किया जाता है। लूज करने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो हार्ड सॉइल हो चुका है उसको ट्रैक्टर चला करके छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेज में, मिट्टी के रूप में तोड़ा जाता है, उसको लूज किया जाता है। समझ गए? ताकि वहां पर जो प्लांट्स हैं उनके सीड आसानी से लग सके। और यहां पर भी यही चीज लिखा हुआ है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, यहां पर समझ गए क्या हुआ? यहां पर हमने सॉइल को लूज किया, सॉइल को हमने तोड़ा। क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया ताकि यहां पर जब हम लोग प्लांट का सीड लगाएं, तो सीड अगर जमीन में थोड़ा सा नीचे चला जाए तो उसको क्या मिले? एयर मिले, अच्छे से वो एयर एब्जॉर्ब कर सके। इसके साथ ही जो प्लांट के रूट्स हैं वो जमीन के काफी नीचे तक आसानी से जा सकेंगे अगर सॉइल लूज होगा। सिंपली सोचिए ना,
कि यहां पर आपका दीवार है, दीवार के थ्रू आप हाथ पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन पानी के थ्रू आप हाथ पार कर सकते हैं, या फिर कहीं मिट्टी है, सॉफ्ट मिट्टी या बालू है, तो उसके थ्रू हाथ पार कर सकते हैं। तो सिंपली जब हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं तो उस सॉइल को हम इस तरीके से लूज कर देते हैं कि जो वहां पर पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके सॉइल। इसके साथ ही रूट्स जो हैं वो जमीन में ज्यादा नीचे तक जा सके, जो वहां पर सीड्स हैं, रूट्स हैं, उनको एयर मिल सके, वो एयर को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये सारे फायदे होते हैं। इसके साथ एक और फायदा है जो कि आगे आपको अच्छे से जानना होगा, वो ये है कि देखिए, जो सॉइल होता है उसमें कई लेयर्स होते हैं, ठीक है, कई लेयर्स होते हैं। अब सॉइल में जब आप यहां पर बीज लगाते हैं तो वो सबसे टॉप लेयर पर आप क्या करते हैं, यहां पर बीज लगाते हैं। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, बार बार खेती कर रहे हैं। तो इस इलाके में सॉइल के टॉप लेयर में जो यहां पर न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहां पर प्लांट यूज कर लेता है। तो यहां पर न्यूट्रिएंट कम हो गए क्योंकि यूज हो गया। तो अगली बार जब हम सॉइल यहां पर सीड लगाएंगे तो यहां पर हो सकता है प्लांट को न्यूट्रिएंट कम मिले। लेकिन जब हम यहां पर ट्रैक्टर चलाते हैं या फिर प्लाव चलाते हैं और उसकी मदद से सॉइल को टर्न कर देते हैं, टर्न करने का मतलब क्या, एक प्रकार से दो तीन लेयर के सॉइल को हमने मिक्स कर दिया, नीचे वाले सॉइल को ऊपर ले आए, ऊपर वाले को नीचे ले आए, इस प्रकार से मिक्स कर दिया, तो पूरे सॉइल में, पूरी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है या फिर एक प्रकार से बराबर हो जाती है, जिससे भी प्लांट्स को ग्रो करने में मदद मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे क्या कहता है, आगे यहां पर कहता है कि वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। जो भाई यहां पर सॉइल है उसको लूज करने से जो प्लांट्स हैं उनके रूट क्यों इजली ब्रीथ कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर एयर आसानी से पास करने पाता है। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। एक और फायदा कि देखो यहां पर जब हम लोग सॉइल को लूज करते हैं तो उस सॉइल में अर्थवर्म्स और दूसरे माइक्रोब्स आसानी से ग्रो कर पाते हैं, आसानी से वो अपना जो जीवन है वहां पर चलाने पाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं किसी भी किसान के लिए, किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। मतलब वहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सॉइल को लूज करने का काम करते हैं, सॉइल को टर्न करने का काम करते हैं, और साथ ही सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करते हैं। ह्यूमस मतलब क्या, मतलब एक प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस से बना है। समझ गए? तो यहां पर आगे कहता है कि बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। सॉइल को टर्न और लूज करने की क्यों जरूरत है? तो यहां पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तो आपको बता ही चुका हूं, वो पॉइंट एक प्रकार से काफी होंगे अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए। अब यहां पर देखिए आगे कहता है कि यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। सॉइल में मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर और दूसरे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा सॉइल में डेड प्लांट्स और एनिमल होते हैं, वो भी डिकम्पोज होकर के सॉइल में ऐड हो जाते हैं, और उनसे क्या मिलता है, सॉइल को ह्यूमस मिलता है। ठीक है, कहता है कि इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि भाई देखो यहां पर सॉइल में काफी सारी चीजें होती हैं, मिनरल्स, वाटर, एयर, ये सारी चीजें होती हैं। जब कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल मर जाता है तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस प्लांट को या एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके उस में से जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। तो इसीलिए आप एक प्रकार से देखते होंगे कि कहीं पर भी खेती होती है, कहीं पर भी एग्रीकल्चर का काम होता है, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर एक प्रकार से आपको जो गोबर वगैरह हो गया या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी प्लांट वगैरह है, उसको एक प्रकार से सॉइल में मिक्स किया जाता है, सॉइल में डाला जाता है। क्यों? वो एक प्रकार से आपके सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे। आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मैन्योर फर्टिलाइजर में। अब यहां पर आगे कहता है कि सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। यही चीज मैं कह रहा था
कि देखो जब भी एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, जब भी हम लोग सीड लगाते हैं तो सीड हम लोगों का मिट्टी का टॉप 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे ही जाकर के बैठता है। जैसे कि यहां पर ये पूरी मिट्टी है, उस मिट्टी के 2-3 सेंटीमीटर नीचे ही जाकर के सीड बैठ जाता है। और अगर यहां पर उसका रूट्स भी आ जाएंगे तो कुछ ज्यादा सेंटीमीटर तक। तो यहां पर क्या होगा, जो सॉइल का ऊपर का लेयर है, टॉप लेयर है, यहां पर आपका न्यूट्रिएंट का कमी हो जाएगा। अगर बार बार यहां पर इस जमीन के ऊपर हम लोग खेती करेंगे तो न्यूट्रिएंट का कमी हो जाएगा, जिससे कि प्लांट को ग्रोथ होने में दिक्कत होगी। तो जब हम यहां पर प्लाव का यूज करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं और मिट्टी को मिक्स कर देते हैं, लूजन अप कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। मतलब एक प्रकार से ये मिक्स हो जाता है और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि यूज हो चुके हैं वो फिर से रिप्लेनिश हो जाते हैं, फिर से यहां पर भर जाते हैं, जिससे कि यहां पर जब हम लोग खेती करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स की कमी प्लांट्स को नहीं होगी। ठीक है, यहां पर यही चीज आगे कहता है। अब यहां पर आगे कहता है कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। मतलब यहां पर सॉइल को लूज और टर्न करने का जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं टिलिंग या फिर प्लाविंग। ठीक है, कहता है कि दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। प्लाव आर मेड अप ऑफ वुड्स और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। द प्लाविंग plowed field may have big clumps of soil called crumbs। ठीक है, it is necessary to break these crumbs। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो ये तो मैं आपका ले चुका हूं इस स्लाइड से, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आपको मिल जाएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये वीडियो आप देख सकते हैं। प्लाविंग का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग प्लाविंग। क्रम्स क्या होते हैं, द बिग पीसेस ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन प्लाउड फील्ड इज कॉल्ड क्रम्स। ठीक है, अब यहां पर क्रम्स को अगर आपको देखना है तो क्रम्स का यहां पर जरा सा हम लोग क्या करते हैं, तस्वीर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये आपका क्या है, ये है क्रम्ब। इस तरीके से जब सॉइल को लूज किया जाता है उस दौरान मिट्टी के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उन्हीं के लिए क्रम्स शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो टिलिंग क्या होता है, प्लाविंग क्या होता है, ये एक तरीके से देख चुके हैं। और यहां पर प्लाविंग हम लोग क्यों करते हैं, टिलिंग क्यों करते हैं, तो यहां पर यह सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि वाई लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज बेनिफिशियल, तो ये पॉइंट्स आप यहां से लिख सकते हैं। ये वो वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम्स क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया कि टिलिंग क्या होता है, प्लाविंग क्या होता है, ये हमने देख लिया। और यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे कहता है कि लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। यहां पर देखिए, सॉइल को जब हम लोग प्लाव करते हैं, सॉइल का जब हम लोग टिलिंग करते हैं, उसके बाद सॉइल का लेवलिंग किया जाता है। सॉइल को एक प्लेन लेवल पर लाया जाता है, क्यों, ताकि जब हम वहां पर इरिगेशन करें उस लैंड का, तो इरिगेशन में एक इलाके में पानी जमा ना हो जाए, सभी इलाके को बराबर हिस्से में पानी मिले। इसके लिए मिट्टी को हम लोग लेवल में लाते हैं, लेवल करते हैं। अब लेवल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आदमी यहां पर एक लंबा सा लोहा का पीस होता है या फिर वुड का पीस होता है, उस पर खड़ा हो जाता है और इस तरीके से बैल की मदद से चलता है, तो पूरा मिट्टी को धीरे 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 करके लेवल किया जाता है, बराबर लेवल पर लाया जाता है कि भाई पूरे इलाके में पानी बराबर मात्रा में जमा हो, कहीं ज्यादा पानी कहीं कम पानी इस प्रकार से ना हो, इसलिए यहां पर लेवलिंग का काम किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार क्या होता है, टिलिंग करने से पहले, प्लाविंग करने से पहले हम लोग यहां पर मैन्योर ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग मैन्योर ऐड करके, मैन्योर डाल करके और फिर प्लाविंग करते हैं तो उससे सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाता है इस मैन्योर का। ठीक है, यही चीज कहता है कि दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। सॉइल मॉइस्चर किया जाता है बिफोर सोइंग, मतलब बीज लगाने से पहले। अब यहां पर आगे हमारे सामने है टॉपिक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स।
एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में हम क्या बात करेंगे, हम लोग यहां पर अलग अलग प्रकार के टूल्स की बात करेंगे जो कि हम लोग एग्रीकल्चर के दौरान यूज करते हैं। कहता कि बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प इनटू टू गेट बेटर यील्ड्स। This is done with the help of various tools. The main tool used for this purpose are plow, hoe and cultivator. यहां पर यही चीज कहता है कि देखो, बीज लगाने से पहले, खेती की प्रोसेस को शुरू करने से पहले हम लोगों के लिए जरूरी होता है कि जो सॉइल के क्लम्प्स हैं, बड़े बड़े पीसेज हैं, टुकड़े हैं, मिट्टी है जो कि काफी हार्ड है, उसको क्या किया जाए, छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, उसको ढीला किया जाए ताकि वहां पर अच्छी तरीके से खेती हो सके। इसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो है पहला आपका प्लाव, दूसरा हो और तीसरा कल्टीवेटर। ठीक है, अब यहां पर प्लाव की बात करें तो ये प्लाव आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस प्लाव का तस्वीर यहां पर भी आप देख सकते हैं। प्लाव के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। पहला आपका प्लाव शेयर होता है, जो ये पार्ट है जो कि आपका जमीन के नीचे जाता है, ये आपका प्लाव शेयर हो गया। और ये लंबा सा वुडन पीस जो है, जो कि आगे बैल से जुड़ा हुआ होता है, जानवर से जुड़ा हुआ होता है, ये हमारा प्लाव शाफ्ट होता है। ठीक है, और यहां पर आगे बीम होता है जिसकी मदद से, यहां पर जैसे बैल के कंधे के ऊपर बीम है जिसकी मदद से इस प्लाव को खींचा जाता है और जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को यहां पर तोड़ने का काम करते हैं। प्लाव के बारे में डिटेल में यहां पर लिखा भी गया है। दिस इज बीइंग यूज्ड since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weed and turning the soil। मतलब ये हजारों सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका यूज क्यों होता है, सॉइल का टिलिंग के लिए, फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए, वीड रिमूव करने के लिए और साथ में सॉइल को टर्न करने के लिए। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउसियर, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। द मेन पार्ट ऑफ प्लाउ इज लॉन्ग log of wood which is called plow shaft। plow shaft भी मैंने आपको दिखा दिया है। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bull and a man can easily operate the plow। ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ चीजें हैं जो कि अभी आपको पढ़ाई नहीं गई हैं, जैसे कि यहां पर वीड का रिमूव करना, फर्टिलाइजर क्या होता है, ये सब चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसको फिर से मैं दिखाना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक आदमी है जो कि यहां पर प्लाउ चला रहा है। यहां पर दो बैल हैं, उनके ऊपर बीम है, बीम के ऊपर यहां पर प्लाउ शाफ्ट यहां पर अटैच किया गया है जिससे कि प्लाउ खींचा जा रहा है। और पीछे जो हिस्सा जो कि यहां पर दिख नहीं रहा है, जमीन में जा रहा है, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा प्लाउ हो गया, प्लाउ शेयर हो गया। ठीक है, तो यहां पर दूसरा तस्वीर में यहां देखिए, ये वाला प्लाउ शेयर जो कि जमीन के नीचे जाता है और पीछे यहां पर हैंडल होता है जिसको कि जो किसान होता है वो पकड़ता है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि द इंडिजिनस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नाउअडेज। आज के समय में आयरन प्लाउ से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं अपने वुडन प्लाउ को। मतलब पहले के जमाने में वुडन प्लाउ यूज होता था, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन प्लाउ का यूज की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां पर आगे हमारे सामने है दूसरा टूल जो कि है हो। ठीक है, ये भी एक प्रकार का सिंपल टूल है जिसका हम लोग यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने में या फिर सॉइल को लूज करने में। ये भी प्लाउ जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि इसमें लॉग ऑफ वुड तो होगा, आयरन भी होगा, मतलब कि जो प्लाउ शाफ्ट है वो तो वैसा ही होगा, उसी प्रकार का होगा, लेकिन इसमें एक अंत में जो प्लाउ शेयर है उसकी जगह पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होता है जो कि यहां पर सॉइल को लूज करने का काम करता है या फिर उसको टर्न करने का काम करता है, इस प्रकार से। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर प्लाउ शाफ्ट तो इस प्रकार से दिख रहा है, पीछे बेंट प्लेट है जो कि क्या करेगा, सॉइल को टर्न करने का काम करेगा। अगर मैं इसको आपको दूसरे तस्वीर से दिखाना चाहूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये देखिए, ये तस्वीर यहां पर यही है और दूसरा तस्वीर नहीं है। हाँ, मतलब यही बात है कि जिस प्रकार से हम लोग यहां पर इस प्लाउ का यूज करते हैं उसी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, उसी के जगह पर यहां पर हम लोग हो का यूज करेंगे। और एक तरीके से हो में आपको एक मैनुअल हो भी आता है जो कि यहां पर हाथों के जरिए हम लोग चलाते हैं, जो कि मैनुअली हाथों से यहां पर इस प्रकार से सॉइल को लूज और टर्न करने का हम लोग काम करते हैं, अगर किसी छोटे इलाके पर अगर हमें यह काम करना है तो। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे यहां पर बात करता है कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर मतलब क्या,
मतलब ट्रैक्टर के पीछे जो ये मशीन का हिस्सा अटैच होता है जिससे कि हम लोग मिट्टी को तोड़ते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, इसी की बात कर रहा है। कह रहा है कि नाउ डेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आज के समय में ट्रैक्टर की मदद से हम लोग यहां पर एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब कि प्लाविंग और टिलिंग का काम करते हैं, जिसमें कि ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो गया, कल्टीवेटर, जिसकी मदद से हम लोग यहां पर सॉइल को लूज और टर्न करने का काम करते हैं। आगे यहां पर हमारे सामने टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 1.4 यानी कि सोइंग। हमने क्या किया, हमने मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी को टर्न कर लिया, लूज कर लिया, मैन्योर ऐड कर दिया, फर्टिलाइजर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, मिट्टी पूरी तरीके से तैयार है हमारे खेती के लिए। अब हम लोगों को पहला स्टेप लेना है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम लोग यहां पर सोइंग का काम करेंगे, मतलब कि बीज जमीन में लगाने का काम करेंगे। ठीक है, कहता है कि सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग बी गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। यहां पर क्या होता है, सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जैसा आप बीज लगाएंगे वैसा ही आपका प्लांट आपको ग्रो मिलेगा। आप कितना भी मेहनत कर लें, जैसा आपका बीज होगा वैसा ही प्लांट आपका उगेगा। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जाकर के पहले अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर के आइए, अच्छी क्वालिटी का बीज लीजिए, तभी आपका अच्छा प्लांट उगेगा। तो आज के जमाने में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे पास बहुत सारे मार्केट में दुकानें हैं जहां से हम अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, हाइब्रिड बीजे ले सकते हैं, जैसी वैरायटी चाहिए वैसी बीजे हम लोग आज प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे पास फैसिलिटी है। लेकिन अगर हम लोग ट्रेडिशनली देखें तो ट्रेडिशनली बीज को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था। पहले के जमाने में जो लोग होते थे जो कि एग्रीकल्चर करने का काम करते थे, खेती करते थे, वो बीज के सिलेक्शन के लिए अपने पिछले साल के बीजों का इस्तेमाल करते थे। मतलब कि पिछले साल जो उन्होंने अनाज उगाया था उसी में से कुछ अनाज के पीसेस को, मतलब जो अनाज के ग्रेन्स हैं, उनको वो बीज के रूप में रख लिया करते थे। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर पहले के जमाने में बीज में क्वालिटी चेक करना भी थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मैंने बताया कि पहले के जमाने में जो सीड्स होते थे वो मार्केट से नहीं मिलते थे। लोग अपने पिछले साल के अनाज के ग्रेन्स को ही यूज करते थे। उसमें से कुछ ग्रेन्स हो सकते थे कि खराब हो जाएं, उसमें कीड़े लग जाएं, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो जर्मिनेट करने लायक ना हो, तो उसकी छटाई की जाती थी। कैसे होता था भाई, तो यहां पर आपको समझाया गया है। यहां पर कहा जा रहा है कि आप एक बीकर लीजिए, उसको आधा भर लीजिए पानी से, उसमें वीट का सीड्स डाल लीजिए एक मुट्ठी भर या कुछ क्वांटिटी में, और उसको अच्छे से स्टर कर दीजिए। जब आप ऐसा कीजिएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बीज होंगे, कुछ सीड्स होंगे जो कि वाटर पर फ्लोट करने लगेंगे, और कुछ सीड्स होंगे जो कि पानी के अंदर नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। तो जो सीड्स यहां पर फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर, वो सीड्स बेकार क्वालिटी के हैं, उनको आपको यूज नहीं करना चाहिए। जो सीड्स वाटर में डूब जा रहे हैं नीचे तक, वो सीड्स रियलिटी में क्वालिटी सीड्स हैं जिनसे कि एक अच्छा प्लांट ग्रो कर सकता है, और उनको आप यूज करेंगे यहां पर खेती करने के लिए या फिर सीड्स के रूप में। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो ये तरीका था पहले के जमाने में कि भाई किस प्रकार से यहां पर हम लोग सीड्स को लेते हैं, सीड्स को छांटते हैं, सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। कहता है कि दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ये एक अच्छा तरीका है जिस तरीके से हम लोग यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के सीड को छांट सके। अब यहां पर आगे कहता है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। यहां पर फिर से हम लोग टूल्स की बात करेंगे कि बीज लगाने के लिए, सीड्स को लगाने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो यहां पर एक तो आपको ट्रेडिशनल टूल दिखाया गया जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, एक फनल लाइक शेप्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम लोग सीड पहले के जमाने में लगाते थे। जैसे अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये यहां पर तस्वीर दिखाया गया है, इसमें यहां पर ये दोनों इंसान क्या कर रहे हैं, यहां पर बीज लगाने का काम कर रहे हैं, यहां पर ये सोइंग का काम कर रहे हैं। इसके लिए जो टूल यूज हो रहा है
वो इस प्रकार का है, ऐसा फनल लाइक शेप्ड टूल होता है, जिसको कि इस प्रकार से मिट्टी में डाला जाता है, आगे बैल खींचता है और यहां पर इसमें जब सीड्स लगाए जाते हैं तो वो सीड्स नीचे यहां पर मिट्टी में गिरते जाते हैं और वो जमीन के अंदर लगते जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर सीड्स लगाने का काम होता था ट्रेडिशनल टूल की मदद से। अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place सीड्स देयर, मतलब मिट्टी में ये सीड लगा देते हैं। इस प्रकार से सीड लगाने का काम होता है। लेकिन आज के जमाने में अगर हम लोग बात करें तो आज के जमाने में कई सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और सीड लगाने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक मशीन का यूज करते हैं जिसको कि सीड ड्रिल बोला जाता है, सीड ड्रिल बोला जाता है, और ये हम लोग ट्रैक्टर की मदद से चलाते हैं। कहता है कि नाउअडेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of tractors. ट्रैक्टर्स की मदद से सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके हम लोग यहां पर सीड लगाने का काम करते हैं। अब सीड ड्रिल लगाने का फायदा तो यह है कि यहां पर ये जो सीड ड्रिल है ये सीड्स को, बीजों को एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर लगाता है, एक प्रॉपर डेप्थ पर लगाता है और इसके साथ साथ वो स्पीड, जल्दी भी सीड्स को लगाने का काम करता है। और इसके साथ ही ये इतनी अच्छी तरीके से सीड्स को लगाता है कि सीड्स जमीन के अंदर अच्छे से बैठ जाते हैं और वहां पर कोई चिड़िया वगैरह जो है वो आकर के उसको खा नहीं सकता है। इसका कारण यहां पर यह है कि जब ट्रेडिशनल टूल से हम लोग सीड लगाने का काम करते हैं तो वो जमीन के काफी नजदीक होता है और वहां पर कई बार ऐसा होता है, पहले के जमाने में बहुत होता था ये, कि जो आपके चिड़िया वगैरह हैं वो आते थे और उन सीड्स को खा जाते थे, तो भाई सीड्स लगाना ही बेकार हो गया, हमारे फिर वहां पर खेती में क्या उगेगा। तो ये चीज का प्रॉब्लम यहां पर ये चीज सॉल्व कर देता है, सीड ड्रिल सॉल्व कर देता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि सीड्स ऑफ सच प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। When they grow into seedlings, they are transplanted into field manually. Some of forest plant and flowering plant also grown in the nursery. यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है कि देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि पैडी का प्लांट हो गया या फिर और भी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको कि सबसे पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। पहले उनका एक छोटा सा पौधा तैयार किया जाता है, जैसे धान का खेती होता है, समझ गए, तो वहां पर छोटा सा पौधा तैयार किया जाएगा। जब वो छोटा सा पौधा तैयार किया जाएगा तो उस पौधे को ले जाकर के फिर हम लोग दूसरे प्लांट, दूसरे जमीन में, दूसरे खेत में लगा देते हैं और फिर वहां से फिर वो ग्रो करता है, समझ गए। तो यहां पर यह चीज होता है, यह तरीका होता है सीड लगाने का। अब यहां पर आगे कहता है कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। कहता है कि यहां पर अभी तुरंत हमने ऊपर बात किया कि सीड्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखता है, अच्छा डिस्टेंस रखता है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल का तस्वीर मैंने आपको नहीं दिखाया, सीड ड्रिल का तस्वीर जरा सा आप लोग देख लीजिए, तब आप चीजों को समझ पाएंगे। देखिए यह है सीड ड्रिल, इसमें ऊपर यहां पर सीड डाल दिए जाते हैं, बहुत सारे यहां पर आपको पाइप बने हुए हैं जिसके जरिए यहां पर सीड को जमीन के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये इसके बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, फिक्स्ड डिस्टेंस पर लगता है और ये काफी फायदेमंद होता है क्योंकि यहां पर अगर हम लोग सीड्स के बीच में अच्छा डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो वो एक प्रकार का ओवर क्राउडिंग क्रिएट कर देगा। ओवर क्राउडिंग कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक यहां पर हमने बीज लगाया, दूसरा यहां लगाया, तीसरा यहां लगाया, चौथा यहां लगाया, इसी प्रकार से सभी बीज के बीच में, सभी सीड्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। तो सभी सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, प्रॉपर यहां पर वाटर मिल रहा है, तो ये अच्छे से ग्रो करने पाएंगे। लेकिन इसी के बीच में अगर हम ओवर क्राउडिंग कर दें, यहां पर हम लोग क्या कर दें, पूरी तरीके से सीड्स ही सीड्स लगा दें, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहां पर हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी सीड्स बहुत ग्रो करेंगे और हमें बहुत ज्यादा अनाज मिलेगा, नहीं होगा ऐसा। कारण क्या है कि हर एक प्लांट को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना वाटर चाहिए, जितना सनलाइट चाहिए, वो उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पाएगा और सभी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सभी प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करने पाएंगे, तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करना सही है। यहां पर भी यही चीज लिखा गया है, दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil at times
अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट्स को वहां से निकाल दिया जाता है ताकि वहां पर ओवरक्राउडिंग ना हो, वहां पर ज्यादा संख्या में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो प्लांट्स का, ताकि सभी प्लांट्स को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक है 1.5 एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जमीन तैयार कर ली, जमीन तैयार करके बीज लगा दिया। अब बीज को यानी कि सीड को प्लांट में ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन हम किस रूप में देते हैं, न्यूट्रिशन के लिए यहां पर हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है भाई, एक प्रकार से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स होल्ड करते हैं, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स हम उन प्लांट्स को देते हैं इस मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में। अब यहां पर आगे कहता है, आगे यहां पर बुझो क्या कह रहा है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरहुड फार्म, द प्लांट वेयर वीक, व्हाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। तो यहां पर यही बात है कि एक प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट मिला, अच्छा फूड मिला, अच्छा सनलाइट मिला, अच्छा वाटर मिला तो अच्छे से ग्रो कर गया। दूसरे प्लांट को न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला, उसको वाटर नहीं मिला तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करने पाया। तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। यहां पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। यानी सॉइल से, मिट्टी से जब प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ साथ ये प्लांट्स न्यूट्रिशन को भी, न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब जमीन में हम लोग बार बार खेती करते हैं तो उस जमीन में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, या फिर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जमीन में न्यूट्रिशन पहले से ही कम होता है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पहले से ही कम होती है, तो वहां पर एग्रीकल्चर आउटपुट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो इन इलाकों में यहां पर खेती करने के लिए अगर हमें प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है तो हमें यहां पर फर्टिलाइजर ऐड करना होता है या फिर मैन्योर ऐड करना होता है, ताकि यहां पर क्या हो सके, ताकि यहां पर न्यूट्रिशन का प्रॉपर मात्रा हो सके सॉइल में और प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। यहां पर यही चीज कहता है कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। और अगर अच्छे से मैन्योरिंग ना की जाए, सॉइल में अच्छी तरीके से हमारा न्यूट्रिएंट ना अवेलेबल हो, तो वहां पर प्लांट हमारे वीक होंगे। समझ गए, वीक होंगे, अच्छे से वो डेवलप नहीं करेंगे, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। अब भाई मैन्योर क्या होता है और मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। मैन्योर की बात करें तो मैन्योर एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिक चीजों से बनता है। ऑर्गेनिक चीज मतलब जो लिविंग मैटर है उससे बनता है, जैसे कि कोई एनिमल हो गया या कोई प्लांट हो गया, उससे यहां पर बनेगा। या तो एनिमल प्लांट के बॉडी से, जैसे कोई प्लांट मर गया, प्लांट गिर गया, प्लांट सड़ गया, तो उसके जो कंटेंट हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार से मैन्योर ऐड हो गया सॉइल में। इसी प्रकार से एनिमल वेस्ट जो होता है वो भी एक प्रकार से, जैसे गोबर जो हो गया, गोबर को आप देखिएगा खेतों में बहुत डाला जाता है, ह्यूमन वेस्ट को भी डाला जाता है। तो ये जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं ना, उन्हीं से हमारा यहां पर मैन्योर बनता है। मैन्योर बनाने का तरीका ये होता है कि ये ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद सॉइल में ऐड करते हैं, तो वो हमारा मैन्योर ऐड हो जाता है। ठीक है, कहता है कि मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। यही चीज कह रहा है कि भाई मैन्योर क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमें प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करने से मिलता है। कहता है कि फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. ये डिकम्पोज कौन करेगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म करेंगे, और ये जो डिकम्पोज होने के बाद सब्सटेंस बना उसी को हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। अब यहां पर देखिए इस प्रकार से तस्वीर अगर हम लोग देखें तो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसी कलर का आपको मैन्योर दिखता है, ओरिजिनल मैन्योर, जब यहां पर डिकम्पोज होता है ह्यूमन और एनिमल वेस्ट। तो यहां पर तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, तस्वीर यहां पर
नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीर में यहां पर सिंपली आपको यह दिखना है कि यहां पर हमारा जो मैन्योर तैयार किया जाता है उसका स्टेप क्या होता है। तो जरा सा मैं आपको दिखाई दे, देखिए यहां पर इसी प्रकार से जो एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट है, गाय का गोबर हो गया, किसी और जानवर का वेस्ट हो गया, उसको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है पिट में। यहां तो ओपन में रखा गया, कई बार गड्ढों में रखा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज कर देते हैं और क्या बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हमारा मैन्योर तैयार हो जाता है और मैन्योर तैयार हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर यह आपको एक्टिविटी किया बताया जा रहा है जिसमें कि 3 आपको पॉट्स लेने हैं, 3 पॉट्स में आपको सीड्स लगाने हैं, तीनों में अलग अलग कंटेंट डालना है, मतलब कि किसी में मैन्योर डालिएगा, किसी में नहीं डालिएगा, किसी में पानी दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। इस प्रकार से आप इसको खुद से टेस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहां पर यह सवाल पूछ रहा है कि डिड प्लांट्स इन द ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, सभी प्लांट्स जो है बराबर मात्रा में ग्रो हुए, तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर जिसमें मैन्योर होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा, जिसमें नहीं होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अभी यहां पर मैन्योर की बात हमने कर ली, अब यहां पर फर्टिलाइजर की बात करते हैं। कहता है कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब यहां पर देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और यह खास प्रकार का न्यूट्रिएंट होल्ड करता है। जैसे अगर मैं बताऊं तो प्लांट को 13 प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और यह जो फर्टिलाइजर होगा यह अलग अलग प्रकार का आता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट के साथ। जैसे कि एक फर्टिलाइजर है एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस होता है, जो कि यहां पर प्लांट को ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से आपको दूसरे यहां पर फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन देता है, और भी यहां पर तरह तरह के फर्टिलाइजर होते हैं जो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए आते हैं। तो यहां पर फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर एक प्रकार का केमिकल है जो कि यहां पर खास प्रकार का न्यूट्रिएंट होल्ड करता है, जो कि जब हम लोग खेत में डालते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाता है, पानी के जरिए वो प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्लांट को वो न्यूट्रिएंट मिल जाता है, प्लांट को उस न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो देखिए मैन्योर क्या था, मैन्योर हम लोग नेचुरली बनाते थे, अपने खेत में, अपने घर में, कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर को अगर तैयार करना है तो इनको हम कहां तैयार करते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवा करके तैयार करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ आपके उदाहरण हैं फर्टिलाइजर्स के। आगे कहता है कि द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से आज के जमाने में हम लोग बहुत ज्यादा आउटपुट लेने पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग प्लांट्स को ग्रो करने पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर इनकी मदद से हम लोगों के जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी ग्रो होते हैं, ज्यादा बड़े एरिया में हम लोग खेती करने पाते हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट, वो हम लोग पूरी करने पाते हैं। कहता है कि बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम लोग फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो सॉइल के लिए वो नुकसानदेह होता है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। आज के जमाने में हम लोग जितना ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, हमारे सॉइल के ऊपर उतना ही बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। हमारा सॉइल धीरे धीरे लेस फर्टाइल हो रहा है, उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उसका कारण क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक प्रकार से सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, जो कि एक प्रकार से सॉइल को लूज टर्न, वहां पर चीजें मैन्योर बनाने का काम करते हैं। वो हम आगे और अच्छे से बात करेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपली बात क्या है, बात समझिए कि फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल क्या हो रहा है, लेस फर्टाइल हो रहा है। साथ में फर्टिलाइजर की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहां पर जब हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं और फर्टिलाइजर वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो जब फर्टिलाइजर वहां पर हम लोग इरिगेशन देते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी में मिक्स हो जाता है, तो वो पानी ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे बोरवेल से हम लोग पानी निकालते हैं, वो उसमें भी फर्टिलाइजर आने लगता है। वो एक प्रकार का वाटर पॉल्यूशन का कारण हमारे लिए बन चुका है। आगे कहता है कि therefore in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। कहता है कि देखो यहां पर हमारे लिए फर्टिलाइजर फायदेमंद तो है,
हमको अभी तुरंत खेती चाहिए, हमारा हमारा खेती का काम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे लिए फर्टिलाइजर नुकसानदेह है। इसलिए हमें फर्टिलाइजर को छोड़ करके उसके जगह पर मैन्योर को यूज करना चाहिए, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ समय के लिए हम लोगों को लैंड को फैलो रख देना चाहिए। मतलब कि खाली छोड़ दो, उस पर खेती मत करो, उसको छोड़ दो वैसे ही, 1 साल 2 साल छोड़ दो, उसके बाद फिर वहां पर कल्टीवेशन शुरू करो, जिससे कि वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर कहता है कि द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लोग मैन्योर यूज करेंगे तो मैन्योर हमारे लिए फायदेमंद है। मैन्योर सॉइल की क्वालिटी बढ़ाता है, सॉइल का टेक्सचर बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाता है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के सामने समस्या क्या है, समस्या है कि भाई हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? पहला तो हम लोग बहुत ज्यादा खेती कर रहे हैं, इस वजह से लगातार खेती कर रहे हैं, सॉइल को खाली नहीं छोड़ रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उससे हमारा सॉइल का फर्टिलिटी कम हो रहा है। दूसरा, हम लोगों ने फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू कर दिया है, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो हमें सॉइल की क्वालिटी बढ़ानी है। तो सॉइल की क्वालिटी बढ़ाने का एक तरीका हमने समझा कि हम लोग यहां पर मैन्योर का यूज करेंगे, हम लोग फर्टिलाइजर के जगह पर मैन्योर यूज करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की क्वालिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है वो है क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन करके हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में एक क्रॉप के बाद हम लोग दूसरा क्रॉप लगाते हैं। मतलब कि यहां पर क्या होगा, मतलब कि हमने मान लो यहां पर राइस लगाया, राइस लगाया, राइस के बाद जो अगला क्रॉप हम लोग लगाएंगे वहां पर हम लोग कोई दूसरा क्रॉप लगा देंगे, जैसे कि वीट लगा देंगे, या फिर कोई हम लोग दूसरा कोई पैडी लगा देंगे। समझ गए? तो यहां पर कोई दूसरा, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन बना करके यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। इस चीज को मैं आपको दिखाई देता हूं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, क्रॉप रोटेशन का एक उदाहरण है कि यहां पर एक समय में, एक सीजन में, या फिर एक साल हम लोग लगाएंगे लेग्यूम्स, मतलब कि दलहन पौधे लगाएंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम लोग ग्रीन पौधे लगाएंगे, वेजिटेबल वगैरह लगाएंगे, फ्रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे। इस प्रकार से हम लोग रोटेशन करते रहेंगे। सेम जमीन पर एक प्लांट लगाने के बाद अगले सीजन में हम लोग दूसरे टाइप का प्लांट लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हर एक प्रकार के प्लांट का जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग होता है, और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होने की वजह से एक न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश होने का समय मिल जाता है। मान लीजिए कि यहां पर लेग्यूम्स को चाहिए यहां पर फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में, और यहां पर ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको ज्यादा मात्रा में चाहिए नाइट्रोजन। तो यहां पर क्या होता है, ये लेग्यूम्स नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं सॉइल में, और ये ग्रीन प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। तो यहां पर बैलेंस बन करके रहता है, और हमारा यहां पर सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, या फिर सॉइल को रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाता है। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर यही चीज कहता है कि दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. आज के समय में फार्मर्स को प्रमोट किया जा रहा है कि आप इस प्रकार के प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए। आप ऐसा कीजिएगा तो आपके सॉइल का टेक्सचर बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब यहां पर देखिए, पिछले क्लास में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये लेगुमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में रहते हैं, जो कि प्लांट में, सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करने का काम करते हैं, और ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब यहां पर हमारे सामने है डिफरेंस फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। तो यहां पर पहला डिफरेंस है कि जो फर्टिलाइजर होता है वो मेन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, मतलब एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और वहीं हमारा मैन्योर एक प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हमें प्राप्त होता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनता है, मैन्योर फील्ड में बनता है। फर्टिलाइजर में कोई भी ह्यूमस नहीं होता है, मतलब कि सॉइल में कोई भी ह्यूमस ऐड नहीं करता है फर्टिलाइजर। मैन्योर जो है बहुत सारा ह्यूमस ऐड करता है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर में आपको खास न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब। और मैन्योर में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, कुछ मात्रा में। ठीक है?
अब यहां पर आगे बढ़े तो आपको यहां पर एडवांटेज ऑफ मैन्योर बताया जा रहा है। मतलब आपसे अगर आप सवाल पूछा जाए कि भाई मैन्योर यूज करने का क्या एडवांटेज है, तो आप यहां से आंसर कर सकते हैं। कहता है कि द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, सॉइल को पोरस बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। पोरस बनाने का मतलब है कि उससे वाटर एयर आसानी से आर पार हो सकता है। इसके साथ ही नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को ये इंक्रीज करता है, और इसके साथ ही सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। मतलब एक प्रकार से जो लुक क्वालिटी है ये सब भी इंप्रूव करता है यहां पर मैन्योर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप है हमारा इरिगेशन। हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक जमीन तैयार कर लिया, जमीन का अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, उसको लूज कर लिया, टिल कर लिया, सब कर लिया, बीज लगा दिया है हमने हमने वहां पर मैन्योर भी डाल दिया है। अब यहां पर प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर भी चाहिए होता है। तो अब वाटर की बात कर लेते हैं, इरिगेशन की बात कर लेते हैं। कहता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. प्लांट के रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और वाटर सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप हैं, मैं हूं या कोई भी हो, सभी को वाटर चाहिए होता है अच्छी क्वांटिटी में। कहता है कि अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। मतलब सॉइल में जितने भी मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट द्वारा लिए जाते हैं, वो सारे मिनरल्स और जो फर्टिलाइजर भी हम लोग डालते हैं, वो सबको एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर के साथ ही। मतलब जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर के साथ जितने भी सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो सारे प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और प्लांट के बॉडी में करीब 90% वाटर होता है। वाटर 90% होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर क्यों जरूरी है? वाटर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो सीड का जर्मिनेशन तक नहीं होगा। सोचिए कि आपके घर में यहां पर जमा करके मैं बहुत सारे सीड्स ले आता हूं, तो क्या घर में ऐसे रखे रखे उसमें से प्लांट निकल आते हैं क्या? जी नहीं। उन बीजों को, उन सीड्स को जब आप मिट्टी में लगाते हैं और फिर वहां पर अच्छी मात्रा में वाटर प्रोवाइड करते हैं, तब उनका जर्मिनेशन होता है। वाटर जर्मिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट का जर्मिनेशन तक नहीं होगा। इसके साथ ही कहता है कि न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। और साथ में आगे कहता है कि वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। यहां पर देखिए एक चीज है जो कि आगे आप लोग पढ़िएगा ट्रांसपिरेशन के बारे में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। वाटर को इवापोरेट करके या फिर उसका इवापोरेशन रोक करके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं प्लांट्स। और वाटर की वजह से ही जब फ्रॉस्ट का सिचुएशन आता है तब प्लांट खुद को बचाते हैं, और जब हॉट एयर करंट, जब लू चलता है, लहर चलता है, गर्म हवाएं चलती हैं, उससे भी प्लांट खुद को बचाता है। उसके लिए प्लांट वाटर का यूज करते हैं। टू मेंटेन अ मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। सॉइल में अच्छी मात्रा में वाटर होना जरूरी है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। उसके लिए प्रॉपर इंटरवल पर हमें सॉइल में पानी डालना होता है, और ये जो पानी डालने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। यहां पर डेफिनेशन भी दिया गया है इरिगेशन का। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल पर वाटर प्रोवाइड करना वो हमारा इरिगेशन होता है। ठीक है, आगे कहता है कि द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब कि भाई अलग अलग समय पर जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन का वो अलग अलग होता है। जैसे गर्मी के दिनों में अगर हम कोई प्लांट उगा रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी पानी चाहिए होगा क्योंकि पानी इवापोरेट कर रहा है और भी तरीके की समस्याएं हैं। रेनी सीजन में हमें इरिगेशन उतना देना नहीं होता क्योंकि नेचुरली वाटर वहां पर बारिश होती है। इसके अलावा सर्दियों में उतना ज्यादा इवापोरेशन नहीं होता है, तो वहां पर हमें एक प्रकार से कम क्वांटिटी में वाटर देना होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कि ज्यादा वाटर चाहिए होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कम वाटर चाहिए होता है। तो अलग अलग कंडीशन में हमें इरिगेशन अलग अलग करना पड़ता है। जैसे कहता है कि इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। क्यों भाई? टेम्परेचर हाई है, इवापोरेशन होता है, इस वजह से। यही चीज कहता है कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। ठीक है, यही बात है। कहता है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माय प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। क्यों भाई? क्योंकि पानी इसने दिया नहीं था। ठीक है, अब यहां पर देखिए
सोर्सेज ऑफ इरिगेशन हम लोग देखते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है कि भाई हम लोग कहां से इरिगेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि हम लोग हो सकता है कि अपने पास के वेल्स से पानी ले लें, ट्यूबवेल से पानी ले लें, पॉन्ड से ले लें, लेक से ले लें, रिवर से, डैम से, कैनल से, किसी भी तरीके से किसी भी सोर्स से हम लोग वाटर ले सकते हैं और अपने खेतों में इरिगेशन का काम कर सकते हैं। तो सभी सोर्सेज सही हैं जहां से हमें पानी मिल जाए। अब यहां पर हमें अलग अलग टाइप का मेथड पढ़ना है जिनसे कि हम लोग इरिगेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड के बारे में कहता है कि द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। फील्ड तक पहुंचाने के लिए हम लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कहता है कि कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड, सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। यहां पर देखिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से इरिगेशन किया जाता है। कुछ खास ट्रेडिशनल मेथड्स को यहां पर हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसमें से यहां पर आपको सबसे पहला कौन सा है? मोट है। मोट यानी कि एक प्रकार का पुली सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहां पर जो वेल है उसके ऊपर एक प्रकार का पुल्ली लगा दिया जाता है और इस पुल्ली की मदद से हम लोग रस्सी को खींच करके हम लोग यहां पर पानी को निकालते हैं और उसको ऐसे डाल करके इरिगेशन करने का काम करते हैं। यह आपका पहला ट्रेडिशनल मेथड हो गया मोट। और दूसरा होता है हमारा चेन पंप। चेन पंप यहां पर आप देख सकते हैं। चेन पंप में यहां पर एक प्रकार का चेन लगा दिया जाता है जिसमें बाल्टी या फिर कोई भी बर्तन अटैच होता है जो कि इस प्रकार से घूमते रहेगा और यहां पर पानी निकलते रहेगा और यहां पर हमारा पानी इस तरीके से गिरते रहेगा और इरिगेशन यहां पर होते रहेगा। ठीक है। इसके बाद यहां पर अगला तीसरा है ढेकली। ढेकली यहां पर आप देख सकते हैं। ढेकली आप अगर गांव वगैरह गए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि आज भी मैं देखता हूं कि कई इलाकों में ढेकली को यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफी आसान और अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है कि यहां पर कुआं है भाई, ये कुआं है, यहां पर ये एक खंभा लगा दिया गया, उस पर एक बड़ा सा बांस या फिर डंटा रख दिया जाता है, दूसरी तरफ वेट लगा दिया जाता है जितना बाल्टी का वेट है उतना, और बाल्टी को दूसरी तरफ अटैच करके रस्सी के माध्यम से नीचे कुएं में डाला जाता है। और जब वहां से पानी निकालते हैं, क्योंकि इस तरफ वेट है तो आसानी से ये ऊपर की ओर आ जाता है पानी और यहां पर हम लोग इरिगेशन कर लेते हैं। यह हमारा तीसरा तरीका है ढेकली। इसके बाद है रहट। रहट आपने देखा होगा, रहट बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें क्या होता है, एक यहां पर खंभे से अटैच कर दिया जाता है रॉड, जिसको कि बैल या फिर कोई दूसरा जानवर घुमाता है और इस खंभे से यहां तक एक कनेक्शन होता है और ये जब घूमता है तो ये रहट भी गोल गोल घूमता है और इसमें एक प्रकार का ऐसे चेन लगा हुआ होता है जिसमें कि छोटे छोटे बर्तन लगे हुए होते हैं। ये जब घूमता है तो ये चेन नीचे जाता है, नीचे बाल्टी या फिर कोई बर्तन है जो भी इसमें अटैच्ड है वो पानी भरेगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, यहां पर गिरा देगा, ऐसे आकर के ऊपर गिरा देगा और यहां पर पानी चल जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये चार तरीके हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल मेथड में यहां पर आपको पढ़ने हैं। तो इनको मैं जरा सा वीडियो दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इरिगेशन के सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज ये यहां पर हैं। इसमें अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड, चार मेथड पढ़ रहे हैं, तो पहला तो मोट हो गया। चेन पंप यहां पर आप देख सकते हैं, चेन पंप को यहां पर आप देख लीजिए, एक सेकेंड, और यहां देखिए ये चल रहा है। चेन पंप इस प्रकार से चेन पंप होता है जो कि चलता है, यहां पर ये बर्तन भरता है और यहां पर ये पानी डालता है और इस प्रकार से ये चेन पंप काम करता है। यहां पर मोट भी इसी प्रकार से चलता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर ये पुल्ली की मदद से यहां पर ये काम चलाया जाता है। फिर रहट को यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से रहट चलता है। ये जो जानवर है ये घुमाएगा, इससे कनेक्टेड ये रहेगा और ये इस प्रकार से घूमेगा और यहां पर वाटर यहां पर इस प्रकार से जमा होगा। इसके बाद ढेकली, इसी प्रकार से ढेकली भी चलता है। ठीक है। अब यहां पर हो गया ये आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड को यहां पर हमने देख लिया। अब यहां पर कहता है कि पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज्ड टू रन दिस पंप्स। यहां पर आज के जमाने में क्या हो रहा है, पंप वगैरह यूज हो रहे हैं, डीजल या फिर और भी तरीकों से पंप को घुमाया जा रहा है जिससे कि हम लोग यहां पर पानी निकालने का काम कर रहे हैं। अब यहां पर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हम लोग देखते हैं, मॉडर्न मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं। मॉडर्न मेथड में
हम लोग इस चीज पर फोकस करते हैं कि हम कम से कम वाटर को खर्च करके ज्यादा से ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकें। और इसके साथ ही इसके ऊपर फोकस करने का रीजन ये है कि आज के जमाने में हम लोग वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत हो रही है, और एक तरीके से हमारे पास नई तकनीकें ऐसी आ चुकी हैं जिनमें कि हम लोग कम पानी खर्च करके ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। मॉडर्न इरिगेशन में सबसे पहले हमें समझना है स्प्रिंकलर सिस्टम को। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में एक प्रकार से वाटर को हम लोग स्प्रिंकल करते हैं, और ये जो सिस्टम है ऐसे इलाके में यूज किया जाता है जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। यहां पर सिंपली आप समझिए इस बात को, इस चीज को फॉलो किया जाता है कि एक मोटर लगाया जाता है। मोटर से हम लोग कहीं से सोर्स से पानी लेते हैं, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, कहीं से उससे कनेक्शन बैठा करके पूरे खेत में हम लोग स्प्रिंकलर लगा देते हैं। और पूरे खेत में जो स्प्रिंकलर लगा जाते हैं वो वाटर को स्प्रिंकल करते रहते हैं पूरे खेतों में, जिससे कि यहां पर हमारा जो पूरा खेत है उसमें पानी सही मात्रा में मिलते रहता है, और एक प्रकार से हमारा ज्यादा वाटर खर्च भी नहीं होता है। और ये जो सिस्टम है ये आपको ऐसे प्लांट को इरिगेट करने में यूज किया जाता है जिनमें हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर देखिए क्या किया, कई सारे स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। ये स्प्रिंकलर क्या कर रहा है? लगातार खेत में वाटर को स्प्रिंकल कर रहा है, और यहां पर इस प्रकार से कम वाटर को खर्च करके हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरे खेत को इरिगेट कर सकते हैं, आसानी से इरिगेशन हमारा हो सकता है। ये कहां यूज होता है? जहां पर जमीन इवन नहीं है, मतलब जमीन ऊपर नीचे है तो वहां पर यूज होता है। जहां पर पानी की कमी है, या फिर जहां पर जमीन सैंडी सॉइल हमें जहां मिलता है जिस जमीन पर, वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार से स्प्रिंकलर यूज होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा टाइप है, दूसरा हमारा तरीका है मॉडर्न मेथड में, वो है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर जैसा ही है। इसमें डिफरेंस ये है कि स्प्रिंकलर में हम लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, लेकिन यहां पर ड्रिप सिस्टम में हम लोग वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं, और वो भी प्लांट के रूट के ऊपर। समझ गए? तो जब भी हम कहीं पर इस प्रकार के प्लांट, छोटे छोटे जब प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट को एक तरीके से कोई भी हम लोग नया, मतलब जैसे कोई बड़ा सा हमें पेड़ लगाना है, उसका छोटा प्लांट जब ग्रो किया जाता है तो वहां पर इस प्रकार के सिस्टम को यूज किया जाता है। या फिर आपको गार्डन्स में यूज किया जाता है, ट्रीज को इरिगेट करने में यूज किया जाता है, फ्रूट प्लांट्स को इरिगेट करने में यूज किया जाता है। इस सिस्टम में फायदा यह होता है कि यहां पर वाटर जो वेस्टेज होता है बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि प्लांट में जो यहां पर वाटर जा रहा है वो सीधे उसके रूट पर जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है। तो एक भी बूंद हमारा वाटर यहां पर वेस्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ड्रिप सिस्टम यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से पाइप लगा दिया जाता है, और यहां देखिए ड्रॉप गिर रहा है इस प्रकार से, सीधे कहां गिर रहा है? इस प्लांट के रूट के पास। यहां देखिए रूट के पास सीधे यहां पर वाटर का ड्रॉप गिर रहा है, और सीधे इसको पानी मिल रहा है, और कहीं भी पानी हमारा वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ड्रिप सिस्टम भी हमारा काम करता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने है टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वीड क्या होते हैं भाई। तो यहां पर वीड के बारे में कहता है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। मतलब यहां पर बात है कि देखो, जब भी हम लोग खेती करते हैं, खेती करने के दौरान यहां पर कई सारे ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जिनको हम उगाना नहीं चाहते थे, अनवांटेड प्लांट्स। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम लोग कहते हैं वीड्स। और यहां पर ये वीड्स जो होते हैं इनको हमें अपने खेत में से रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं ये देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात यह है कि वीड्स हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है ये हमें समझना होगा। अब यहां पर एक चीज है वीडिंग। वीडिंग मतलब वीड को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है वीडिंग। ठीक है, अब यहां पर बात है कि वीड्स को रिमूव करना जरूरी क्यों है, वीडिंग प्रोसेस जरूरी क्यों होता है। यहां पर उसका आंसर है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंपीट विथ द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर बात यह है कि देखिए, आपने क्या किया, आपने यहां पर कोई पौधा लगाया, आपने यहां पर कोई पौधा लगाए, इतना बड़ा आपका खेत है, इतने बड़े खेत में आपने 10 पौधे लगाए।
10 पौधे लगा दिए, ठीक है भाई 10 पौधे लगा दिए। आप जो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, आपको यहां पर इस खेत पर जो सनलाइट मिल रहा है, जो आप वाटर दे रहे हैं, ये इस 10 प्लांट के हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाएं जो कि आप उगाना नहीं चाहते थे, 4-5 एक्स्ट्रा प्लांट अगर उग गया जो कि आप उगाना नहीं चाहते थे, तो ये जो एक्स्ट्रा प्लांट उगे हैं ये आपके दिए गए न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं, और आपके प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था उसको ये अनवांटेड प्लांट्स यानी कि वीड्स खा जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपके प्लांट का जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है, जितना उसको सनलाइट मिलना चाहिए था उसका उतना सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए यहां पर वीड्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, और इनको हमें रिमूव करना जरूरी होता है, वीडिंग प्रोसेस जरूरी होता है। समझ गए? यहां पर आगे कहता है कि सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मेनी आर मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। यहां पर यह भी पॉइंट है कि कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के समय हमें दिक्कत करते हैं, या फिर कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, मतलब कि अगर उसको आपने कंज्यूम कर लिया तो आपके लिए हार्मफुल होगा, इसलिए उनको खेत में ही हटा दिया जाता है कि बाद में इनको रहने का कोई लफड़ा ना हो। समझ गए? अब यहां पर बात है कि हम लोग वीडिंग करते कैसे हैं, हम लोग वीड्स को रिमूव कैसे करते हैं। तो कहता है कि फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में टर्न ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। यहां पर क्या होता है, सबसे पहला तो तरीका है कि जब हम लोग यहां पर सॉइल को प्रिपेयर करते हैं उस समय जितने भी प्लांट्स हमारे जमीन पर हैं उन सबको जब हम लोग टिलिंग करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, तो वो सारे प्लांट्स मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स वीड्स खत्म हो जाते हैं। तो वो एक तरीका है कि हम लोग क्या करें, प्लॉइंग कर दें पूरे खेत के ऊपर, सारे वीड्स खत्म हो जाएंगे, खेत खाली हो जाएगा, वो सारे सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, खत्म कहानी। दूसरा तरीका ये है, दूसरा कंडीशन कि भाई आपने क्या किया, खेत में अपने सीड्स लगा दिए हैं और आपका प्लांट ग्रो कर चुका है, और प्लांट ग्रो करने के साथ साथ वीड्स भी ग्रो कर चुके हैं, तो भाई वहां पर तो आप टिलिंग नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको क्या करना होगा, मैनुअल रिमूवल करना होगा। वहां पर आपको प्लांट को जाकर के, अनवांटेड प्लांट को या तो उखाड़ना होगा या फिर उसके लिए कुछ दवाइयां डालनी होंगी। जो दवाइयां वीड्स को खत्म करने के लिए आती हैं उन दवाइयों को हम लोग वीडिसाइड बोलते हैं। अब यहां पर उसके लिए भी टेक्निक होता है कि देखिए आपको किस समय में वीड्स को खत्म करना है। वीड्स को खत्म करना है जब वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उसी समय में इनको खत्म किया जाता है। इनको कैसे खत्म किया जाता है? पहला तो तरीका है कि भाई फिजिकल रिमूव कर दो, मतलब हाथ से जाकर के उखाड़ लो, उनको हटा दो, ये तरीका है। दूसरा यहां पर तरीका यह है कि यहां पर हम लोग वीडिसाइड्स का यूज करेंगे, यानी कि एक प्रकार के केमिकल का यूज करेंगे जो कि अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करने के लिए दिया जाता है, उनको हम लोग वीडिसाइड बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2,4-D, ये एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार का वीडिसाइड है जो कि वीड्स को खत्म करने के लिए आता है, और इनको हम लोग क्या करते हैं, खेतों में स्प्रे कर देते हैं, और ये एक प्रकार से वीड्स को खत्म कर देते हैं, और ये हमारे क्रॉप्स को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। अब यहां पर देखिए, वीडिसाइड को स्प्रे करने का बहुत तरीका होता है, अलग अलग वीडिसाइड आते हैं, जैसे कि उनको वाटर में मिला करके स्प्रे कर दिया जाता है, और भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर वीडिसाइड हमने समझ लिया। यहां पर इस प्रकार से देखिए, ये किसान है जो क्या कर रहा है, वीडिसाइड का स्प्रेइंग कर रहा है। अब देखिए वीडिसाइड के बारे में एक बात जान लीजिए कि वीडिसाइड एक प्रकार का पॉइजन है, ठीक है, वो आपके लिए भी हार्मफुल है, मेरे लिए भी हार्मफुल है। तो जो किसान यहां पर काम करता है, जो कि वीडिसाइड को छिड़काव करने का काम करता है, वो एक प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि ये उसके लिए भी हार्मफुल है। यही पर सवाल यहां पर पूछता है, डू वीडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? एज mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicide may affect the health of farmer, so they should use this chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with piece of cloth during spraying this chemical. सिंपल सी बात है भाई कि खुद को भी बचाना जरूरी है वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है हमारे एग्रीकल्चर का, वो है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या?
मतलब अब यहां पर कटाई होने की बारी आ चुकी है। हमने जो यहां पर अभी तक मेहनत किया एग्रीकल्चर में, खेती में, वो सब हमारा अच्छा रहा और हमारा फसल तैयार हो चुका है, हमारा जो प्लांट है वो ग्रो कर चुका है और वो राइप हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग अब कटिंग करेंगे, प्लांट को खेतों से निकालने का काम करेंगे। तो यहां पर कहता है कि हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब भी प्लांट मैच्योर हो जाए उसके बाद क्रॉप को कट करने का जो प्रोसेस है वही हमारा क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉप्स को या तो जड़ से काट लेते हैं या फिर बिल्कुल उसको जड़ से उखाड़ लेते हैं, समझ गए। और यहां पर 3 से 4 महीने का समय लगता है पूरे प्रोसेस में। मतलब कि जब हमने बीज लगाया था, जमीन तैयार किया था, उस समय से अनाज तैयार होने तक का जो समय लगता है वो 3 से 4 महीने होते हैं। अब देखिए, हार्वेस्टिंग हमारे देश में पहले के जमाने में जब होती थी वो मैनुअली होता था। मैनुअली मतलब हाथों से हम लोग हार्वेस्टिंग करते थे। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सीकल यूज करते थे, इस प्रकार का सीकल, जिससे कि ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे काटा जाता था और उसको फिर कलेक्ट किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो हम लोग यहां पर हार्वेस्टिंग करते हैं उसके लिए स्पेशल मशीनें आ चुकी हैं जिनको कि हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। अब यहां पर देखिए हार्वेस्टर का तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है आपका हार्वेस्टर। ये देखिए हार्वेस्टर है जो कि एक बार में बहुत बड़े इलाके को काटने का काम करता है। और यहां पर मैनुअली हार्वेस्टिंग हो रहा है जहां पर 2 लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, यहां पर प्लांट को काटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हार्वेस्टिंग आज के समय में हमारे देश में होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो कहता है कि इन हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब यहां पर क्या होता है, जो यहां पर हमारे प्लांट हैं जो कि हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं वो प्लांट इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। और इन प्लांट्स में से हमें क्या चाहिए, इन प्लांट्स में से हमें ग्रेन्स चाहिए। ग्रेन्स कहां होते हैं भाई, बिल्कुल यहां होते हैं। तो हमें ये पूरा जो प्लांट का हिस्सा है, जो शाफ जिसे हम कहते हैं, उस शाफ को हमें रिमूव करने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग में हम लोग इस प्रकार से मैनुअली थ्रेसर मशीन का यूज करते हैं, जिसमें डालने पर ये जो प्लांट के जो स्टेम वगैरह हैं उनको वो अलग फेंक देता है, ग्रेन को अलग निकाल देता है। या फिर यहां पर इस प्रकार से मैनुअली भी थ्रेसिंग किया जाता है। हमारे देश में यह बहुत कॉमन चीज है कि जो किसान है इस प्रकार से मैनुअली थ्रेसिंग करते हैं और ग्रेन्स को निकालने का काम करते हैं। तो इन तरीकों से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। और थ्रेसिंग यूज करके हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग ग्रेन्स को निकालते हैं। जो हमने प्लांट काटा, हार्वेस्ट किया, उसमें से ग्रेन्स को अलग करने का प्रोसेस हमारा थ्रेसिंग कहलाता है। अब यहां पर देखिए एक मशीन आता है कंबाइन। कंबाइन मशीन आता है, वो एक ऐसा मशीन है जिसमें कि हार्वेस्टिंग का भी काम होता है और साथ में थ्रेशिंग का भी काम होता है। दोनों चीजें एक साथ होती है। मतलब कि यहां पर खेत में यहां पर क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रहा है और उसी समय में ये मशीन क्या करेगा, ग्रेन्स को भी अलग निकाल देगा और वो सीधे अलग होकर के चला जाएगा स्टोरेज में। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर यह काम होता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यहां पर कहता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड व्हिच आर बर्न्ड बाय फार्मर। पहले इज वरीड सी नो दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन, इट मे कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। अब यहां पर बात है, आप लोगों ने न्यूज में बहुत बार सुना होगा पराली जलाने का काम। पराली जलाया जाता है, क्या होता है वो, उसका कारण यह है कि जब भी हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हम लोग प्लांट की कटाई करते हैं तो प्लांट का नीचे का छोटा सा हिस्सा खेतों में ही रह जाता है, जिसको सिंपली हम लोग ठूंठ कहते हैं या फिर यहां पर स्टब कहा जा रहा है। ठीक है, तो इनको खेतों से साफ करने के लिए किसान क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। जलाने से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। आपने सुना होगा कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन होता है पराली जलाने से, पंजाब में पराली जलाया जाता है, यूपी के कुछ हिस्सों में जलाया जाता है, जिससे कि दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। वो पराली क्या होता है, यही चीज होता है। तो यहां पर इस चीज से पॉल्यूशन होता है, ये तो सब लोगों को पता है। अब यह इसका क्या कर सकते हैं वो तो सरकार जाने। ठीक है, आगे कहता है कि फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाय विनोइंग। अब यहां पर देखिए हमने बात की मशीन की, कंबाइन मशीन की, जो कि हार्वेस्टिंग करता है, साथ में थ्रेशिंग का काम करता है, ग्रेन्स को अलग करने का काम करता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, कई बार हम लोग जब यहां पर थ्रेशिंग करते हैं इस प्रकार से, थ्रेशिंग करने के बाद में भी ग्रेन्स में कुछ आपको शाफ के हिस्से बच जाते हैं। ठीक है, उनको कैसे अलग किया जाता है,
तो उनको अलग करने के लिए यहां पर इस प्रकार से विनोइंग किया जाता है। यहां पर सूप का यूज किया जाता है हमारे इलाके में, कि यहां से इस ऐसे ग्रेन्स को गिराएंगे, जो यहां पर स्टेम के हिस्से होंगे, जो स्टब्स वगैरह होंगे, उन वो सब यहां से हवा से उड़ जाएंगे और ग्रेन्स यहां कलेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर ऐसा करके भी ग्रेन से जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो स्टेम के हिस्से हैं, वो अलग हो जाते हैं। ये सब प्रोसीजर हैं विनोइंग के, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग अलग करने का काम करते हैं ग्रेन्स से अनवांटेड शाफ्ट के पार्ट्स को। यहां पर इसके लिए स्पेशल मशीन भी आता है, जिसको कि हम लोग विनोइंग मशीन बोलते हैं। ये क्या करता है, कुछ नहीं, हवा फ्लो करता है, हवा इस प्रकार से देता है जिससे कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं, स्टेम के पार्टिकल्स हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताया जा रहा है। मतलब सिंपली बात शॉर्ट में मैं बता दूं कि भाई इंडिया में बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हार्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं। जब फसल की कटाई होती है लगभग उसी समय में ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हमारे सामने क्या है, स्टोरेज। मतलब हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग कर लिया, ग्रेन्स निकाल लिए, अब इन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, कहता है कि स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज मेरे ख्याल से तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि भाई देखो 4 महीने 5 महीने किसान ने मेहनत करके अनाज उगाया, उसको अगर सही से हम नहीं रखेंगे, अगर वो रखने में सड़ जाएगा, तो फिर 5 महीने 4 महीने का मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद है। सिंपली बात यही ना है। तो फिर यही चीज कहता है कि स्टोरेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। कहता है कि इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपली बात है कि अगर हमें यहां पर ग्रेन्स को ज्यादा समय तक रखना है तो उसे सेफ रखना होगा। किन चीजों से सेफ रखना होगा, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और भी किसी तरीके की बीमारी से हमें क्या करना होगा, सेफ रखना होगा। अब यहां पर बात यह है कि इनको सेफ रखने का प्रोसीजर क्या होता है, स्टोरेज का प्रोसीजर क्या होता है। तो बात है कि जब हम लोग ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं, जब ग्रेन्स को निकालते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, और ज्यादा मॉइस्चर होने के कारण उसमें बीमारी लगने का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उनको डायरेक्टली हम लोग स्टोर नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले उनको यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है धूप में, उनमें से मॉइस्चर निकाला जाता है, उनको सुखाया जाता है। अगर आप कभी गांव गए होंगे, कभी इन प्रोसीजर को देखा होगा, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को ला करके सबसे पहले सुखाते हैं, अच्छे से सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उनको स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसमें फंगी अटैक कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, वो सड़ सकते हैं। तो उन चीजों को रोकने के लिए उनको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद वहां पर पेस्ट का हमला नहीं होगा, बैक्टीरिया और फंगी का हमला वहां पर नहीं होगा, इनको रोका जा सकता है। अगर हम लोग सुखाएंगे नहीं, डायरेक्टली स्टोर कर देंगे, तो वो सड़ जाएंगे, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाएगा, बहुत एक तरीके से वो खाने लायक नहीं होंगे, यूज करने के लायक नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे कहता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने ग्रेन्स को कहां स्टोर करते हैं, जूट बैग्स में स्टोर करते हैं या फिर मेटालिक बिन्स में स्टोर करते हैं। लेकिन कई जगहों पर बहुत बड़ी मात्रा में अनाजों को स्टोर किया जाता है। जैसे कि हमारा जो सरकार है, सरकार जो किसानों से अनाज खरीदती है उसको बहुत बड़ी मात्रा में, क्विंटल के क्विंटल, टन के टन स्टोर करती है। तो वहां पर इनको साइलोज में स्टोर किया जाता है या फिर ग्रैंडरीज में स्टोर किया जाता है। वहां पर स्पेशल प्रोसीजर अपनाए जाते हैं ताकि उन सभी अनाजों को रैट्स से, इंसेक्ट से बचाया जा सके। इसके अलावा अगर हम लोग घर की बात करें तो घर में हम लोग कई सारे टेक्निक अपनाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला ना हो। जैसे कि ड्राइड नीम लीव्स को हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स में डाल देते हैं, स्टोरेज में डाल देते हैं, ताकि वहां पर हम लोगों का कीटाणुओं का हमला ना हो। इसके साथ ही जब हम लोग बड़े क्वांटिटीज में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं गोडाउन में, तो वहां पर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहां पर हमला ना हो। तो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं तो ताकि फूड को अच्छे से स्टोर किया जा सके। अब यहां पर आगे बात है फूड फ्रॉम एनिमल। हमने प्लांट से तो बात कर लिया कि फूड हमें मिलता है, कैसा मिलता है, क्या मिलता है। एनिमल से भी हमें क्या मिलता है, फूड वगैरह मिलते हैं। जैसे मिल्क हमें कहां से मिलता है, काऊ, बफेलो, शी गोट, सी कैमल, इनसे मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें एग मिलता है, मीट मिलता है, ये सब चीजें भी आप यहां पर लिख सकते हैं।
तो सिंपली बात यहां पर क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करते हैं उसी प्रकार से एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अंडा होता है, मीट होता है, दूध होता है और भी चीजें मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरिया का कहीं पर भी रहते हैं, उन वो फिश को कंज्यूम करते हैं। फिश से भी उनको क्या मिलता है, अपना डाइट वो पूरा करते हैं। पीछे के क्लासेस में हमने फूड के बारे में बात किया था कि भाई प्लांट से कौन कौन से फूड वगैरह मिलते हैं, और यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन को हमने अच्छी तरीके से समझा कि किस प्रकार से क्रॉप को तैयार किया जाता है, क्रॉप को उगाया जाता है, किस प्रकार से पूरा हमारा प्रोसीजर होता है एग्रीकल्चर का। और इसी तरीके से एनिमल्स को भी बात करें तो एनिमल से भी जो फूड वगैरह हमें प्राप्त होता है उसको भी प्राप्त करने के लिए हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे से मेंटेन किया जाता है। उनको हम लोग प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, केयर देते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल आप गाय को ले लीजिए, गाय या फिर भैंस से हमें दूध मिलता है, तो दूध लेने के लिए गाय का ख्याल भी रखना पड़ता है, भैंस का ख्याल भी रखा जाता है। उनको अच्छे से न्यूट्रिशन दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है, उनको साफ सुथरा रखा जाता है, उनकी बीमारी का ख्याल रखा जाता है, तब उनसे वो चीजें हमें मिलने पाती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि हम जानवरों का ख्याल रखते हैं ताकि हमें जो चीजें उनसे चाहिए वो हमें प्राप्त हो सके, तो ये हमारा कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। समझ गए? जिस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन था उस प्रकार से हमारा एनिमल हस्बेंड्री भी होता है। ठीक है, जिसमें कि हम एनिमल्स का ध्यान रखते हैं उनसे चीजों को प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर अभी तक क्या सीखा ये आपको बताया जा रहा है, आगे क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।